वेलकम स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट ईयर के 20 क्वेश्चंस जो वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन there are person who are willing to contribute action, there are person with different goals and purpose, there are person willing to communicate through informal channels only, executive is unwilling to handle the economy of incentive within an organization। तो चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आती है? जब कुछ पर्सन जो वो विलिंग होते हैं कंट्रीब्यूट एक्शन करने के लिए, एक्शंस को कंट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व्स use of authority by virtue of their inherited status by person, the exercise of power subject to rules and regulation, the use of power based on the basis of magical qualities by a person, the use of power authority as per inherited status as well as extraordinary contribution to the history of एडवांस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर ए है, यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनहेरिटेड स्टेटस बाय पर्सन। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? जिसमें इनहेरिटेड स्टेटस होता है जो आपको आपकी फैमिली से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये बताने की कौन से ऐसे इसमें से है पॉइंट जो बोल रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है उसमें उसके एवोल्यूशन में उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। लैक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल ऑफ थंब बेस्ड डिसीजन बाय द मैनेजमेंट, प्रॉपर जॉब डिसीजन एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव ऑफ वर्कर। तो जो लास्ट है वो सही है। ऑफकोर्स अगर प्रॉपर जॉब डिज़ाइन है और इकोनॉमिक इंसेंटिव है वर्कर्स के लिए तो फिर हमें क्यों साइंटिफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं कि इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स नहीं थे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या रूल ऑफ थंब को अडॉप्ट किया जाता था, ये सब रीज़न है साइंटिफिक थ्योरी के आने के। और फोर्थ जो है वो नहीं है रीज़न। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रेजेंटेड द इंक्रीमेंटल मॉडल? हेनरी फ्योल, चार्ल्स ई लिंडब्लूम, फ्रेडरिक रिग्स, डेविड ईस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स ई लिंडब्लूम, बी। Which of the following are characteristic of prismatic model according to Frederick Riggs? तो फ्रेडरिक रिग्स ने 3 तरह के मॉडल के बारे में बताया था। डिफ्रैक्टेड मॉडल जो डेवलप्ड नेशंस में होता है, प्रिज्मेटिक मॉडल जो कि डेवलपिंग नेशन में होता है, और इसके अलावा फ्यूज्ड मॉडल जो कि अंडर डेवलप्ड नेशन में होता है। तो प्रिज्मेटिक मॉडल में डिफ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड दोनों के करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी, ओवरलैपिंग एंड ब्यूरो ऑफ ऑफिस। तो जो ए बी सी है, फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी एंड ओवरलैपिंग, ये तीनों जो है वो करेक्टरिस्टिक है प्रिज्मेटिक मॉडल के। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बुक्स को ऑथर से जो है वो मैच करना है। सबसे पहले है पॉलिसी साइंस, जिसका डी लर्नर एंड हेरोल्ड लार्सवेल, ये इसका आंसर है। तो ए का 3, आंसर बी जो है वो करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी का 4 हो गया, डब्ल्यू एफ विलोबाय। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसका हो गया हेर्बर्ट साइमन। और लास्ट है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव 3 प्रॉब्लम्स, ये लास्ट बचे फिर रॉबर्ट डाल। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है उसमें डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए क्या सीक्वेंस होते हैं वो अरेंज करना है। सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसी के आगे कोई स्टेप होगा। नेक्स्ट है फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सर्च की जाएगी इंफॉर्मेशन। तो पहले बी देन ए, तो सी या डी में से होगा। नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। पहले सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर है डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, और सबसे लास्ट में क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। बी ए
डी सी। नेम द एडिटर ऑफ द बुक टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। पूरा नाम है ये बुक का। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंक मैरिनी, बी। हु डिफाइंड लीडरशिप एज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद zeal एंड कॉन्फिडेंस। तो ये किसने बोला है? कून्स एंड ओ डोनल, चेस्टर बर्नार्ड, MP फॉलेट, पीटर ड्रकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कून्स एंड ओ डोनल। Which of the following statement about the significance of public policy is correct? Public policy help in achieving socio-economic development. Public policy help maintain national unity and integrity. Its basic purpose is to serve individual interests and solve public problem. Public policy aim at shaping the society for its betterment. तो जो सी है उसमें क्या लिखा है? इट्स बेसिक पर्पस इज टू सर्व इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑफकोर्स पब्लिक पॉलिसी पब्लिक के फेवर में काम करती है, ना कि इंडिविजुअल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो तीनों हैं ए, बी, डी, ये तीनों करेक्ट है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 11th है रिक्स फ्यूज्ड मॉडल इज बेस्ड ऑन। अभी मैंने बताया था कि 3 तरह के मॉडल हैं, फ्यूज, डिफ्रैक्टेड एंड प्रिज्मेटिक मॉडल। तो फ्यूज के करेक्टरिस्टिक क्या है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, attainment value in society, domination of royal family and economic system based on barter system। तो ये चारों ही स्टेटमेंट चाहिए, बिकॉज जो फ्यूज्ड मॉडल है वो अंडर डेवलप्ड नेशन में होता है और वहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती है सोसाइटी की, रॉयल फैमिली जो वो डोमिनेट करती है, और जो सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है ऑथर्स को बुक से मैच करना है। सबसे पहले है पॉल एच एप्पलबाय। इनकी बुक है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जॉन एम गॉज, LD वाइट एंड एमी डिमॉक। इनकी बुक का नाम है द फ्रंटियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है WF विलोबाय। इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट में है ड्वाइट वेल्डो। इनकी बुक है आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर साइमन दीज आर मेयरली प्रोवर्ब्स। तो ये दोनों ही सही है और रीज़न भी करेक्ट है। हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला था? जो मैनेजमेंट थ्योरी है कि वो क्या है, उन्होंने रिजेक्ट किया था उन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, बिकॉज उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बाउंडेड रैशनैलिटी की। जो हमारी रैशनैलिटी है वो लिमिटेड होती है और इसीलिए कभी भी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो वो काम नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि दीज आर मेयरली प्रोवर्ब्स। हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट? LD वाइट, हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वेल्डो एंड पिफनर एंड प्रेस्टस। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्वाइट वेल्डो। Who among the following summarize the themes of new public administration under 5 heads? Relevance, values, social equity, change and client focus। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंक मैरिनी। पहला ही आंसर करेक्ट है। Who among the following trait have been introduced by the right to information in the option given below? Caution, care, vigilance, reptipism। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ABC, कॉशन, केयर, विजिलेंस, नॉट रेड-टिपिज्म। रेड-टिपिज्म क्या होता है? बेसिकली लाल फीताशाही, जिसके अंदर जो फाइल्स है वो एक से दूसरी टेबल में बस ट्रांसफ़र होती रहती है। तो दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या है इसका रीज़न? कॉशन, केयर एंड विजिलेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर सजेस्टेड बाय मैरी पार्केट फॉलेट फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? तो सबसे पहले MP जो फॉलेट है उनका एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर, इंटीग्रेशन। तो इसमें डोमिनेशन भी सही है, कॉम्प्रोमाइज भी सही है एंड इंटीग्रेशन भी सही है, नॉट सरेंडर। सरेंडर उन्होंने रीज़न नहीं बताया रिजॉल्व करने का कॉन्फ्लिक्ट को। तो A, B एंड D।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हालांकि स्कॉलर्स बदलते रहते हैं बट क्वेश्चन जो है वो सेम रहता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसने जो है वो डिस्टिंग्विश किया है। पॉल एप्पलबाय, एल डी वाइट, हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ACD, पॉल एप्पलबाय, हर्बर्ट साइमन एंड सर जोसिया स्टैम्प। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी अपवर्ड ओनली, डाउनवर्ड ओनली, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओनली एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अक्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अक्रॉस। अपवर्ड मतलब क्या होता है, बेसिकली जो वर्कर से लेकर जो है वो टॉप मैनेजमेंट तक जब कोई बात जाती है। डाउनवर्ड मीन्स क्या है, बेसिकली जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से जो बात है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड्स जा रही है, मतलब कि वर्कर्स लेवल तक जा रही है। और लास्ट है अक्रॉस, की कहीं से भी जो है कहीं पर बात जा सकती है। इसको हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।